हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्लास को बार बार रिवाइज करते होंगे और आप लोग को मेरी क्लास समझ में आती ही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, मीन्स हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we will discuss today now. Okay. Firstly, we will discuss about the types of methods. Okay. Let's start. सबसे पहले पहला मेथड होता है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसके मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके निकालेंगे। हम लोग उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे, मीन्स उसके जीरो को हम लोग निकालेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद। ठीक है, तो उसके थोड़ी सी बेसिक की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं बेसिक। हाँ, तो आइए अब देखते हैं। कहता है कि इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा कोई एक नंबर हो सकता है, एक क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है। तो कहता है क्या है कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. We also say that alpha is equal to x or x is equal to alpha is a solution of the quadratic equation, or that alpha satisfies the quadratic equation. Note that the zero of quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same. मतलब कहने का ये हुआ ओवरऑल कि कुछ देर के लिए मान लेता है कि अल्फा जो एक्चुअली एक रियल नंबर है और वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। क्या है वो, रूट है। मीन्स एक चीज और आप लोगों को समझाऊं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एट मोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं, या फिर कहूं रूट्स निकालने चाहिए तो उनके रूट्स कितने हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं उनके 2 हो सकते हैं, रूट्स विल बी 2। और वजह क्या होती है उसका हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, ax² bx plus c is equal to 0। तो मैक्सिमम पावर अगर जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कह सकता हूं लीनियर इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक या किसी भी इक्वेशन का हम लोग चेक करते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है। जो मैक्सिमम पावर होता है उतना नंबर ऑफ जीरोस या उतना नंबर ऑफ रूट्स होते। समझे बात आप लोग। अगर ये 3 होता तो इसके 3 जीरोस होंगे या इसके रूट्स 3 होंगे। अगर 4 होता तो 4 होते, 2 है तो 2 होगा। अगर सिर्फ ये ना होकर सिर्फ 1 होता तो सिर्फ 1 ही होते। ठीक है, समझ गया बात आप लोग। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग अगर कोई जीरोस निकाल लेते हैं तो वो भी क्या होता है कि वो रूट्स के बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं महसूस होता है, दोनों एक ही चीज है। ये कहने का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ दे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पूछे फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सवाल का क्वेश्चन का आंसर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझे आप लोग। अब एक प्रैक्टिकल के थ्रू या और आगे आने वाले क्वेश्चन से उनके प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। इस अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम लोग मिडिल टर्म, इस पहले एक दो चीज और आप लोग समझा दो थोड़ा सा। कोई भी जीरो निकालने के लिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए
अगर बात करूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमारे पास में 3 मेथड्स हैं निकालने के लिए जीरोस। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं। दूसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा होता है मेकिंग स्क्वायर या स्क्वायरिंग मेथड। इसके थ्रू 3 मेथड्स होते हैं एग्जैक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या रूट्स निकालने के लिए। समझे आप लोग? तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले। किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले, या फिर कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड पे चलेंगे। उस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद उसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है जी, बात समझ आप लोग को आ चुकी है? कोई डाउट तो नहीं है? ये जो स्टेटमेंट ऊपर बस यही कहना चाह रहा है कि आप लोग को फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, कह रहा है कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स निकालना होता है तो हम लोग इन तीनों मेथड्स के थ्रू हम लोग रूट्स को निकाल सकते हैं। या फिर कह सकता है कि एक और चीज कह सकता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द अल्फा सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक, नोट दैट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो जो निकालेंगे आफ्टर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद में, या फिर फैक्टर के थ्रू इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे, या फिर उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, उसके थ्रू हम लोग भी रूट्स निकालेंगे। तो उसके थ्रू निकालें या ऐसे निकालें, जैसे भी निकालेंगे हमें दोनों चीज एक ही होते हैं, रूट्स कहें या फिर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोस कहें, बात बराबर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने को या फिर फैक्टर को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है जी, या फिर कह सकते हैं उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं आप लोग उसको समझने के लिए। ठीक है, बात देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करें या फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं उसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे समझने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब सोचेंगे कि फैक्टर किसका निकालें, कैसे करें? तो मैंने कहा था मिडिल टर्म स्प्लिट, इस मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। किसके भाई पर्सपेक्टिव हम स्प्लिट करेंगे? तो उसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए, हमेशा x के साथ में अगर कुछ ना देते हैं 1 छिपा हुआ, ये 10 दिखे, ये साफ जब कोई साइन ना हो हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो अब आइए हम थोड़ी रफ वर्क कर लेते हैं। हमारे पास क्या मिलता है? +1 मल्टीप्लाई -10, रिजल्ट क्या मिलता है मुझे? -10। इस -10 को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद में उसको हम लोग या तो प्लस करेंगे इनके दोनों टर्म्स को, दो ही टर्म्स में स्प्लिट करना इनको है, या फिर इसको माइनस करेंगे और हमें आने चाहिए कितने? -3x या -3 आने चाहिए। एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई कर, लेकिन हमें नंबर्स को बारे में डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ। ये x को हम एज यूजुअल लिख लेंगे, मैं आपको लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 10 है। अगर सबसे पहले मैं सबसे इजी मेथड होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? फैक्टर निकालते हैं। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 10 2 5, नहीं ये नहीं, बस इतना ही हो सकता है। तो अब जरा देखें, ये हो सकता है 2 + -5, यहां भी हम प्लस माइनस रख सकते हैं। हमारे पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो कंफर्म है कि इसका प्लस तो इसका माइनस होगा, या इसका माइनस होगा तो इसका प्लस होगा। हमें चाहिए क्या? -3। हमें चाहिए क्या? -3। मीन्स हम लोग कर लिख सकते हैं कि -5 और +2 अगर ले लेते हैं हम लोग, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? -10। क्या मिलता है? -10। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? -3 आता है। तो हम दो 10 के फैक्टर कौन कौन से लिए? 5 और 2। अब इसके जगह पे उनको हम लोग लिखते हैं, आ जाते हैं हम लोग लिखते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप जिस साइड लिखना चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ प्लस भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2x और माइनस ये आपका हो गया 5x
ये 5x हो गया और -10 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए 5 से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एज यूजुअल यहाँ आ जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10x होता है, तो ये 10 दे रखा है और मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, एग्जैक्टली यहाँ हमें आना चाहिए क्या, ये 10x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ मेरे साथ में 1x है, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट करके और इसको मैंने थोड़ा तो लिखा है मैंने प्लस 2x और -5x, मिडिल टर्म को इस तरह से हमने खोल दिया, एक तरह से कहा जाए तो खोल दिया। अब दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x मिलता क्या हमारे पास x प्लस 2, ये हमारे पास में कॉमन क्या है 5, यहाँ क्या मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें भी और इसमें भी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये सर बार बार लोग x माइनस 5 फटाफट क्यों लिख देते हैं, तो जरा गौर से देखें कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 2 हम x माइनस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 2 नहीं, x प्लस 2 है, x प्लस 2, तो हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पर x बच जाता है, यहाँ पर 5 बच जाता है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर लिखा, तो इस तरीके से इक्वल टू कितना है 0। एक बार हम लोग दोनों को अलग ले लेते हैं, एक बार मैं लिख सकता हूं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस 2, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 0, तो मैं -5 को उधर ट्रांसपोर्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाता है x इक्वल टू 5, मतलब एक 0 या एक रूट क्या मिला मुझे 5 मिला, एक 0 या एक रूट क्या मिला मुझे 5 मिला। दूसरा 0 या दूसरा रूट की चर्चा करता हूं फिर से आप लोगों के लिए। अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, x प्लस 2 लिख रहा हूं इधर, और इधर 0 के नीचे में आ जाता है x माइनस 5 को लिख देता हूं, इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आता है 0 आता है। मैं अब इन लोगों को मैं मिटा दे रहा हूं, इनकी जरूरत नहीं। तो हमारे पास क्या है 0 आ गया, हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब x को 2 को हम ट्रांसपोर्ट उधर कर सकते हैं, देखते हैं -2, तो इसके लिए हमारे पास क्या 0 मिले, दो 5 और -2 मीन्स अगर हम सोचे कुछ देर के लिए px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x और -10, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं यहाँ पर, एक बार रख रहा हूं मैं -2, जरा ध्यान से देखिए x की जगह -2, मतलब जहां जहां x है वहां -2 है नहीं है। अब देखिए -2 ये रखता हूं तो कितना होगा, 2 का पावर 2 करेंगे कितना होगा, ये 4 हो गया। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, 3 2 या 6 हो गया, ये +6 हो गया, और -10, जरा देखिए ध्यान से, ये 10 से 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आ गया। तो अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। ये चेक करने का तरीका है कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। उसी तरीके से 5 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आएगा मतलब आपका गलती है, आपने उसको अच्छे से नहीं किया है, या कहीं आपका छूट गया, या कहीं फॉल्ट हो गया। समझे आप लोग? तो ये था एग्जैक्टली, इसको मैं कहता हूं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, या फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। समझ में आप लोग? फैक्टराइज किसको करना एग्जैक्टली, हमें फैक्टर बनाना इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको हम फैक्टर में बदलते हैं, ठीक है। वो फैक्टर को इस तरीके से हम अरेंज करते हैं ताकि प्लस और माइनस करने के बाद में ये जो मिडिल टर्म है एग्जैक्टली इसके वो इक्वल हो, इसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो। मतलब अगर देखा जाए तो अगर मैं आप लोग एक कंक्लूजन के रूप में दूं तो ये कहता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस टर्म में दिया है हमें क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स ए एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब जो भी ये आएगा इसका प्रोडक्ट, मीन्स अगर कुछ देर के लिए मैं मान लू ए सी एक्स स्क्वायर ये मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, तो इस ए सी एक्स को मुझे प्लस और माइनस के टर्म में इसको बनाना है ताकि ये बी एक्स इक्वल हो जाए, किसके बराबर हो। इसको अगर मैं इसको फैक्टर को मैं तोड़ता हूँ, मान लीजिए एक ये हो जाते हैं, क्यों नहीं, इनके बीच में प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस यहाँ भी, इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, बी एक्स के बराबर। किसके बराबर, बी एक्स के बराबर आना चाहिए। बात समझ में आई आप लोगों को? किसके बराबर आना चाहिए, बी एक्स के बराबर। अगर बी एक्स के बराबर नहीं आएगा तो मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम है। साइन के साथ ये भी ध्यान रखें आप लोग कि जो प्लस माइनस की साइन होती है वो होनी चाहिए, यही इसमें आर्ट है और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये करने आ गया मीन्स इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इजीली आप जीरोस निकाल सकते हैं, और जीरो और रूट इक्वल ही होता है, आपको पता है ऑलरेडी, मैं अभी पहले एक्सप्लेन किया। समझे आप लोग? तो वही चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा और, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, सॉरी 2x² मीन्स 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। अब समझें इसको, मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमें 2x² को मल्टीप्लाई करना है माइनस सिक्स से, ये प्लस है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होगा, 6 टू कितना होता है, 12 होता है। ये आप x² चाहे तो लिख सकते हैं, तो x को तो हम इजिली x रख लेते हैं। हमें लाना कितना है, 1x के रूप में, क्या लाना है, 1x के लिए, तो हम इसको इजिली फैक्टर के रूप में निकाले तो अगर देखा जाए 4 3 12, सोचिए जरा, मैं इसके टर्म्स कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और 6 इंटू 2 बात बराबर है, और 1 इंटू 12, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता इसके। ठीक है, तो अब इनका ये मतलब अगर इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। अब जरा देखें, अगर मैं 2 को 6 के साथ में ऐड कर, मान लीजिए दोनों ही प्लस है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, मुझे 8 मिल जाएगा। अगर दोनों ही माइनस होगा तो ये प्लस एक बार मान लेगा, एक बार माइनस मिल जाएगा। अगर ये प्लस और ये माइनस हो गया तो 6 माइनस है और 2 प्लस है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है, 4 मिलता है। ठीक है जी, माइनस। अगर ये प्लस और ये माइनस हो गया तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास प्लस। यानी कि दो चीजें मिल सकती है हमें, 6 और 2 को ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास में अब आता है 3 और 4 की। 12 और 1 तो ट्राई ही ना करें, बेकार है, ये नहीं तो कोशिश करेंगे हम 4 और 3 को ट्राई करते हैं। अगर 4 प्लस हो और 3 माइनस हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, +1। और प्लस और माइनस को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में माइनस रिजल्ट भी मिल जाता है, तो हमारे एक ही बार में सॉल्यूशन मिल गया। अब लोग सोचेंगे क्यों ना इसको मैं माइनस रख लूं, इसको प्लस रख लूं, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। हालांकि प्रोडक्ट तो सेम आएगी, इसका प्रोडक्ट जो होगा -12 भी होगा, लेकिन यहाँ पर -1 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो हम लोग ऊपर वाले को लेंगे, नीचे वाले को नहीं लेंगे। हम लोग आ जाते हैं, इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट किया मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, मैं रख रहा हूँ इधर प्लस, मेरे पास आता है 4x और ये हो गया -3x और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आप आगे देखते हैं क्या कि हमारे पास में इनके बीच में कॉमन क्या है, इनके बीच में कॉमन हमारे पास में क्या है, 2x है। यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 कॉमन है हमारे पास, -3 मैंने कॉमन निकाला। ध्यान रखिएगा, तो इसमें से माइनस को यहाँ से मैंने रिड्यूस किया, यहाँ क्या आ गया मेरे पास में, x आ गया। अगर यहाँ से माइनस हटा देता हूँ तो यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, कितना हो गया, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन, मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस 2 जो मेरे साथ में कॉमन था। यहाँ क्या बच गया है मेरे पास में, 2x रिमेन इज हियर, 3 इज इक्वल टू 0। अब हम पुराने प्रोसेस की तरफ चलते हैं, एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, और अगली बार लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्यों लिखूंगा मैं, ये पहले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो बार बार उस चीज को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इस +2 को मैं इधर राइट साइड में इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास में क्या मिलता है, x इज इक्वल टू -2, और ये इसको 3 को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या मिलता है, 2x इक्वल टू 3, और इसके लिए x इक्वल टू क्या होगा, 3/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में दो एग्जैक्टली कह सकता हूँ कि रूट्स मिले या जीरोस मिले, दो रूट्स या जीरोस मिले। अब एक चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार ट्राई करूंगा, 3/2 को ही मैं ले लेता हूँ इसके जगह पे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 2 इंटू 3/2 टू द पावर 2। ठीक है जी, मैंने रखा px, x के जगह मैंने क्या लिखा है, 3/2 रखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, +3/2 एंड -6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब ये सही है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, 2 इंटू 3 3 9/4 प्लस 3/2 -6 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया, 2 हो गया, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 2 हो गया, 9 हो गया, +3 हो गया, इसके बाद फिर हमारे पास में कितना हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये -12,
इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। 9 3 कितना होता है 12 और -12, रिजल्ट क्या मिलता है हमें 0। मतलब क्या होगा, हमने जो जीरोस निकाले हैं ये बिल्कुल सही है, और क्या कहें ये रूट है एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही है और उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आप लोगों को अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब हमें करना क्या है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रफ के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं लिखूंगा आप लोगों को 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 और ये एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 से तो 2 हो जाता है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। रिजल्ट क्या मुझे मिलता है 10x स्क्वायर। ठीक है, हमें ले आना कितना है 7x, क्या लेना है 7x। तो हम इसको, तो हमारे पास फैक्टर क्या हो सकता है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5। दोनों के साथ में रिजल्ट 10 ही आना है, उससे ज़्यादा नहीं आना है। ले आना हमें क्या है प्लस में, हमें प्लस माइनस का कोई इतना टेंशन नहीं। अब जरा देखिए हमें 7 लेना है, तो 5 को 2 को अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इजीली। अगर 5 2 को हम ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। अब इसी को यहाँ रख लेते हैं, देखते हैं हम लोग क्या, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए 2 लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 2x और प्लस 5x और प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो x कॉमन है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये 2 का मतलब ये भी होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, और ये 5 का मतलब अंडर रूट 5 इंटू 5, इतना तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें से मैं एक अंडर रूट 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ और x को निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या कॉमन में आ रहा है अंडर रूट 2 इंटू एक्स। यहाँ क्या बच गया x हो गया, यहाँ पर क्या बचता है प्लस अंडर रूट 2 बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास में है सिर्फ 5 है, तो प्लस 5 मैंने लिख दिया। यहाँ क्या आ गया मेरे पास में x प्लस अंडर रूट 2। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, रिजल्ट क्या आता है इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या मिलता है अंडर रूट 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, और ये जो इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस अंडर रूट 2, एक्स प्लस अंडर रूट 2। मैं इसको इस साइड लिख दे, चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। अब पुराने मेथड की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या मिल जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार में, तो अगली बार में क्या मिलेगा मुझे x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं 5 को उधर ट्रांसपोर्ट करता हूँ, मेरे पास क्या आता है अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। इसके लिए हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू, सॉरी मैं यही लिख देता हूँ x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। मतलब हमारे पास में दो जीरोस कौन कौन से मिले, -5 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। ये दो जीरोस मिले हमें, या दो रूट्स मिले हमें इस इक्वेशन के लिए। चाहें तो आप लोग चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ही सही होगा, कोई गलती नहीं होगी। मैं ऐसे एक चेक कर देता हूँ आप लोगों के लिए, माइनस अंडर रूट 2 को मैं ले लेता हूँ, नहीं थोड़ा सा टफ लग रहा है इसी को लेता हूँ, -5 अंडर रूट 2। अब जरा देखें, मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 2, चेक कर रहा हूँ x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5 अपॉन अंडर रूट, में पूरे डिटेल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं रख रहा हूँ p इंटू एक्स की जगह पे -5 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है अंडर रूट 2 इंटू इन ब्रैकेट -5 अंडर रूट 2 टू द पावर कितना, हाउ मच 2 टू द पावर 2। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आता है प्लस 7 इंटू -5 अपॉन अंडर रूट 2। इसका फिर आता है क्या +5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब आते हैं,
मेरे पास क्या मिलता है √2, ये 5 का तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो इंटू मेरे पास में क्या आता है 25। नीचे क्या हो गया √2 टर्म है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, एक ही बच गया, प्लस ये 5 7 जा 35, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो मैं इसको प्लस के जगह पे अब क्या लिखूंगा, मैं प्लस नहीं माइनस लिखूंगा, 35√2 हो गया, ठीक है जी। और ये प्लस मेरे पास में ये बच गया लास्ट में 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आता हूँ यहाँ 25√2 मेरे पास यहाँ बच जाता है माइनस 35√2। अगर आप चाहें तो इसमें √2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसान के मेथड के लिए। आप चाहें तो इसमें आप √2 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ये सबका √2 नीचे क्या आ गया √2 हो गया। अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। 25 35 ये 2 2 2 हो गया, तो 5 2 10 हो गया, प्लस कितना होगा 10 हो गया। अब जरा देखें 10 और 25 कितना 35 होता है, 35 से 35 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 0.√2 वैल्यू क्या मिल गई 0, मीन्स 0 इक्वल टू 0। तो हमने जो रूट्स निकाले थे ये और ये दोनों, ये बिल्कुल ही सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है। हमने आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा दिया कि इसकी वैल्यू बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक इसका आप लोग कॉपी कर लें। ये प्रूफ मुझे दिखाने का मतलब एक ही है कि अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो इसके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, अगर आपके पास टाइम है तो। अब ये नहीं कि मैं ये नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग चेक ही करें, लेकिन अगर आपके पास में टाइम सफिशिएंट है रिवीजन के बाद तो आप चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं, आपको आंसर पता चल जाए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 1/8 अब इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो आप सबका एलसीएम ले लें पहले, 8, ये कितना होगा आपका 16x², क्योंकि ये 1 है इधर तो 1 को 8 से 8 टाइम डिवाइड हुआ तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16 हो गया, माइनस यहाँ भी 1 है तो मैं लिख सकता हूँ 8x और ये प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। आसान करने के लिए इसके नीचे 1 रख ले और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। आपको पास इक्वेशन क्या लास्ट में मिलता है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन, हमें एग्जैक्टली फैक्टर किसका करना होगा, 16 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आता है 16x मल्टीप्लाई प्लस 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलता है x² है 16x², ये प्लस होता है। यानी कि अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ -4x मल्टीप्लाई -4x, मैं डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, मेरे क्या मिलता है रिजल्ट प्लस 16x²। अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 8x ही आता है, क्या आता है 8x आ जाता है। तो अब इसी को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास दिख रहा है 4x दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 4x। यहाँ क्या मिल गया मुझे 4x² माइनस 1। इन दोनों में जब कुछ कॉमन ना हो तो हम -1 को ही कॉमन रख लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें यहाँ माइनस ले आना है। तो माइनस यहाँ पर हट गया तो क्या बच गया मेरे पास में 4x, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया हमारे पास में और 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है 4x² माइनस 1 कॉमन है, बच क्या गया मेरे पास 4x माइनस 1 गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा वरना गलत हो जाएगा, मैं गलत लिख देता, ये हमारे पास में गया। तो अब इजीली हम ये लिख सकते हैं कि दो टर्म्स हमारे पास मिलते हैं, तो मिलते हैं लिखते हैं हम लोग 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार, अगेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास में x की वैल्यू निकालना होगा, तो -1 इधर ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ तो 1/4 हो गया, -1 ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो यहाँ भी 1/4 हो गया, यानी कि जीरोस दोनों क्या हमारे पास में इक्वल है और मिलते क्या रिजल्ट है 1/4 मिलते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? चलिए बहुत बढ़िया।
अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब ये कहता है 100x² माइनस 20x, 100x² माइनस 20x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो हम इसको क्या करते हैं, हमें अगर 100 को और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखें क्या, 100x² मल्टीप्लाई बाई 1 रिजल्ट होता है 100x²। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या माइनस 20 चाहिए, तो हम इजीली लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाई -10, रिजल्ट क्या मिलता है +100। एक्स तो रख ही लेंगे, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। तो अब आगे चर्चा चलते हैं, लिखते हैं हम लोग 100x², इसके जगह लिखते हैं -10x और -10x और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आता है 0 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 10x है, तो मैं लिख दिया मैंने 10x कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बच गया 10x माइनस 1। यहाँ पर कॉमन क्या होगा -1 निकाल दिया मैंने कॉमन। मैंने कहा था दोनों में जब कोई कॉमन हो तो 1 निकाल लेते हैं, और हमें माइनस निकालने से फायदा क्या होगा कि अंदर में भी मेरे पास में 10x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। और फिर से देखो मल्टीप्लाई करें, अगर ऊपर वाला आ गया तब तो ये सही है, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला नहीं आता तो ये आपको कॉमन निकालना गलत है। इसको आपको इम्प्रूव करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ये गलती करते हैं और उनका आंसर गलत है। अब आते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इन दोनों में टर्म में कॉमन क्या है 10x माइनस 1, बच क्या किया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से हम आते हैं 10x माइनस 1, एक बार 0 फिर लिख लेते हैं और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या मिलता है 1/10 होता है x की वैल्यू, फिर आता है x की वैल्यू 1/10 आता है। दोनों हालत में क्या आता है रिजल्ट आती है 1/10। कितना आता है 1/10, समझे आप लोग। तो ये थे कुछ रूट्स निकालने के लिए, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने फैक्टर्स को लिख के हमें रूट्स निकाले, रूट्स कहें या जीरोस कहें। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है बात, क्योंकि बहुत सिंपल मेथड है ये, बहुत सिंपलेस्ट मेथड को मैंने फॉलो किया है। ठीक है, फिर भी कहीं आप लोग को डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ें आप लोग तब तक। क्वेश्चन होता है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, फाइंड टू नंबर्स फटाफट सोचते हैं कि चलो x और y रख लेते हैं, फटाफट वो सोचते हैं कि चलो x और y रख लेते हैं, क्या अर्थ है, तो वो गलती यही कर बैठते हैं। कहता है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मैं ये दो सम है, समझने की कोशिश कीजिए आप, इसका सम कितना है 27। तो अगर इसको मैं x रख लेता हूं और ये भी ऐसे ही रह जाता है, या कुछ देर के लिए मान लीजिए मैं इसे y ही रख लेता हूं, आप लोगों की ही बात मानता हूं और y रख लेता हूं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 हो गई। तो अब हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन वन वेरिएबल, हम लोग डिस्कस in one variable, quadratic equation in one variable, we are discussing about the quadratic equation in one variable, so we will take only one variable. So what will we do now, we can write here x is equal to 27 minus y, how much 27 minus y, okay। तो कुछ देर के लिए मैंने क्या रखा है यहां पर कि फर्ज करें कि मैंने एक संख्या मेरे पास में क्या है x की वैल्यू कितनी 27 इंटू वाई है, तो मैंने एक संख्या को y रख लिया, तो दूसरा संख्या किसके बराबर होगा x, जो किसके बराबर हो रहा है x किसके बराबर हमारे पास में आ रहा है, x की वैल्यू कितनी है 27 माइनस वाई। तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करते हैं, एक संख्या हमारी ये बनी तो दूसरी क्वेश्चन की संख्या क्या हो गई ये बनी। अब जरा फिर से देखें, जोड़ के देखते हैं, y प्लस 27 माइनस वाई इज इक्वल टू 27 आना चाहिए, हमारे पास y y कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितना आ गई 27 इधर भी 27 इधर भी, दोनों तरफ इक्वल हो गया। ये था कुछ बेसिक चीज, ये थी कुछ बेसिक चीजें जो बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों को ये करने नहीं आएगा तो आप लोग एक्स वाई रखेंगे और वो आपकी गलती वही हो गई और आप लोग कभी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नॉट इन टू वेरिएबल।
So we will never think about the two variable. We can imagine, but another variable will be equal to anyhow first variable. इसी तरीके से हम उसे इक्वल करें, जैसे मैंने आप लोग यहां करके दिखाया, x इक्वल टू 27 माइनस वाई, और x की वैल्यू मैं y के टर्म में रखा, और पहले को फर्स्ट को माना y और सेकंड को माना 27 माइनस वाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, आप आते हैं समझते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन को उठाएंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लिखेंगे लेट फर्स्ट क्या है, नंबर बी एक्स, therefore second number will be 27 माइनस एक्स। अब ये कभी भी कोई 27 माइनस एक्स कहां से लेके आ गए, तो भाई इसको अगर जोड़ते हैं आप, इफ यू विल ऐड दिस नंबर एंड दिस नंबर, देन यू विल गेट रिजल्ट 27, एंड सेम इज इन क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्रोडक्ट इज 182। तो अब किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मैं लिख सकता हूं इजली, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू, ये क्या हो सकता है, कितना है 182। तो मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू हाउ मच 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, और इन लोगों को उधर ट्रांसपोर्ट में कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है। बात समझ में आप लोगों को आई अच्छे से, एक बार फिर से देखिए आप लोग इसे। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में आते हैं पुराने मेथड पे। हमारे पास क्या है, यहां पर 1 है और 182 है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास में, एक रफ वर्क के लिए 182 इंटू 1x स्क्वायर, रिजल्ट क्या होता है 182x स्क्वायर। अब हमें इसको स्प्लिट करना है ताकि 27 वो आ जाए, मतलब इसको मुझे तोड़ना है दो। अब हम एलसीएम निकालते हैं, तो हम लोग एलसीएम के मेथड से चलते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए इसको, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 इंटू कितना होगा 9 और 1, 3 से करता हूं तो 3 से नहीं होगा, सॉरी 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 6 और 7 से हो सकता है, नहीं 6 से नहीं, 7 से हो सकता है। 7 इंटू 7 2 जा एंड 7 6 जा 26, ठीक है। 8 से पॉसिबल नहीं है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 13, हाँ 13 से हो सकता है, 13 एक बार में एंड 4, 13 इंटू 20 14, अगला 14 इंटू 13 ही होगा। तो हम लोग देखते हैं, अब इधर ट्राई करते हैं, 27 है, अगर इसको भी माइनस कर दूं तो 13 और 14 को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना 27 तो आ ही जा रहा है। अगर इसको माइनस और माइनस को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा प्लस हो गया 182 भी आ जा रहा है। हम इसी को यहाँ पर रख लेते हैं। हमारे पास मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ मेरी इस चीज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना, इधर मैं रख लेता हूँ 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। समझे आप लोग। अब इसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, हम इनमें कॉमन क्या हमारे पास में यहाँ कुछ नहीं होता है, हम x रख लेते हैं कॉमन, क्योंकि हमारे पास में x तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ तो x है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं का सवाल ही नहीं होता है। तो हमारे पास क्या मिलता है, x माइनस 13 यहाँ बच जाता है। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस 14 निकालेंगे, मेरे पास क्या बचेगा x, 14 को मल्टीप्लाई कर 13 से, या 14 से हम लोग 182 को डिवाइड करते हैं तो 13 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 13, हमने कॉमन निकाल लिया है x माइनस 13 ब्रैकेट के अंदर, और x माइनस 14 यहाँ रख लिया मैंने, इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया। अब
पुराने प्रोसेस की तरफ चलते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 13, और x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। यानी कि दो नंबर कौन से हैं 13 और 14। दो नंबर कौन कौन से हैं 13 और 14। अब जरा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब 13 14 को मल्टीप्लाई कीजिए उतना आ जाए, ठीक है। अगर ऐड करते हैं तो 27 होना चाहिए, ऐड करने के बाद 27 भी आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कैसे हुआ है क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को पहले रफ वर्क करना चाहिए। आप लोग रफ वर्क के आप लोगों को हैबिट होना चाहिए। रफ वर्क आप जितना अच्छा होगा उतना ही आप कंफर्टेबली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आप लोगों की गलती होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम हो, ठीक है, समझे आप लोग। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, दो क्वेश्चन मैं एक साथ आप लोगों को देती हूँ, 4 और 5। कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose स्क्वायर इज 365। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले 4.1 में मैंने आपको समझाया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। तो मैं मान लेता हूं पहले 4 को क्वेश्चन के लिए, लेट if I are first consecutive number b, oh sorry, b x, then second consecutive का शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं consecutive number b, how much x plus 1, how much x plus 1। अब according to question sum of whose square means sum of whose, इनके स्क्वायर का सम मीन्स मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सम ऑफ whose स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 365। तो अब जरा देखें सम क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझें, कह रहा है क्या कि सम मतलब कि सम मतलब जोड़िए किसके स्क्वायर के, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए क्या होगा भाई x प्लस 1 2 इज इक्वल टू 365। अब a प्लस बी के फॉर्मेट में इसको मैं डाल के डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 65 से ये प्लस है तो x रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब सब में 2 कॉमन है तो मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस कितना 2 1 जा 2 2 18 जा एंड 2 2 जा 4, ठीक है जी। फिर समझे 2 1 जा 2 16 जा 2 2 जा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर डिवाइड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको क्या मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं करना 182 इज इक्वल टू 0। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। कौन सा फॉर्म में हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हमें फैक्टर निकालना है। इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, इक्वेशन के बाद में फिर हम लोग इसके बारे में आगे चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अच्छा कोई बात, आप इसको पहले कॉपी कर लें। ठीक है, हो गया कॉपी आप लोगों को, उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। अब आते हैं हमारे पास में सिमिलरली, अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में किए हैं कि 13 इंटू 14 इक्वल टू 182, लेकिन यहाँ हम प्लस नहीं करेंगे, हमें तो ये प्लस 1 चाहिए। मतलब क्या होता है प्लस 14 रखेंगे और माइनस 13 रखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा मेरा प्लस 1।
अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 182 को और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या मेरे पास में आता है -182। मतलब कोई एक इसमें प्लस हो और कोई एक में माइनस होना चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन हम टर्म में क्या रखते हैं, +14 को रखते हैं और -13 को रखते हैं। ठीक है जी, तो 1+1। अब हम आते हैं x² प्लस 14x और इसके बाद -13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा आप लोग को अच्छे से। अब आगे चलते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास में, x कॉमन है, मैंने लिख दिया x प्लस 14। यहाँ कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, मैंने -13 को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि मुझे प्लस लाना है, तो माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में प्लस आ जाएगा, तो आप प्लस मल्टीप्लाई तो यह माइनस भी आ जाएगा, दोनों देते हैं। हमारे पास क्या 13 कॉमन निकले, तो मेरे पास क्या x और यहाँ पर आता है मेरे पास प्लस। अब कितना आ गया मेरे पास में 14 इज इक्वल टू रिजल्ट मेरा 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 14 दोनों जगह अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको बाहर रख लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ क्या बचा -13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिलता है, x प्लस 14 इक्वल टू 0 एक बार में और x माइनस 13 इक्वल टू 0 एक बार। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, x इक्वल टू -14, ट्रांसपोर्ट मैंने उस साइड किया, इसकी रिजल्ट क्या है, x इक्वल टू 13 ये प्लस होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, +13 और 14। ठीक है जी, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर पूछता है तो हम लोग 13 को ही लेते हैं, प्लस वाले को हम लोग प्रेफर करते हैं, और अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं क्या ये सही में है या नहीं भी है, तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो आप लोग का रिजल्ट आता है एग्जैक्टली 169, और 14 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 256। अब जरा ऐड कीजिए 9 और 6, ज्यादा हो गया, 196 होगा, सॉरी ये 196 होगा, 9 6 15 1, ये 16 112 और ये देखिए 365 आ गया, क्या आ गया 365। हमें कितना चाहिए था 365, देखिए 365 है, मतलब कि इनके स्क्वायर को अगर मैं जोड़ देता हूँ, ऐड करता हूँ, 365 आने चाहिए। मैं 13 का स्क्वायर ये किया, 14 का स्क्वायर किया, दोनों का ऐड किया, 365 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल को, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, डालना इसको। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, द altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये इसका हाइपोटेनस, ये इसका सॉरी मैंने गलत, ये हाइपोटेनस, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो कहता है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लीजिए बेस को मैंने बी ही रख लिया, या मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, एक सर्कल में रफ बता रहा हूं। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस, किससे, बेस से। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, x माइनस से। हाइपोटेनस कह रहा है कि मैं 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है फाइंड द टू अदर साइड्स, मतलब इन दोनों साइड्स को निकालिए। सिंपल है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे, लेट द, क्या इसकी चर्चा किया है, लेस देन बेस, बेस मान लेते हैं, बेस बी x सेंटीमीटर।
देयरफॉर अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड बी क्या होगा, कम है उससे, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अगर इनको निकालने, रिलेशन जो होता है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का, वो पाइथागोरस थ्योरम इसको जस्टिफाई करता है अच्छे से। तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जैक्टली एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसके थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास में बेस क्या दे रखा है, बेस तो मेरे पास में x है, हमने x माना है, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूं मैं, बाद में एक ही बार लगा दूंगा। अब हमारे पास क्या मिलता है, सॉरी हाइपोटेनस है, मैं गलत लिख रहा हूं, ये h है, सॉरी ये h स्क्वायर है, ये h स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास में क्या है, ये हाइपोटेनस हमारे पास में 13 दे रखा है, तो 13 के स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर क्या हमारे पास में, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कह लें x माइनस 7, तो x माइनस 7 की पावर टू द पावर 2, ये भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, मैं उससे इग्नोर करके चलूंगा। बेस है b क्या है हमारे पास में, x है, तो मैंने रख लिया x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 13 13 जा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, रख लिखिए ना लिखिए, मैं लास्ट में समझने के लिए आपको लिखूंगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14 एक्स और 7 7 जा 49, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और कितना हो गया मेरे पास में माइनस 14x प्लस 49, यहां पर मेरे पास कितना है 169। अब 169 को मैं उधर ट्रांसपोर्ट कर लेता हूं, 169 को मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फिर से क्या, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है, ये 49 ट्रांसपोर्ट किया 169 को, तो कितना हो गया माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस और माइनस तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ और 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 से 9 0 और 6 कितना हो गया 120 माइनस इक्वल टू 0। इन सब में भी हमारे पास 2 कोमा दिख रहा है, और छोटा कर सकते हैं, 2 कोमा निकाल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड कर लेंगे तो इक्वल है, तो हमारे पास लास्टली इक्वेशन क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम किसको यहाँ के टर्म्स को मल्टीप्लाई करने होंगे, जो कि एग्जैक्टली रियल नंबर्स हैं, वो वेरिएबल नहीं, जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि माइनस 60 मल्टीप्लाई हमारे पास में प्लस 1 है, रिजल्ट क्या, ये एक्स भी रख लेते हैं, हमारे पास मिलता क्या है 60 इंटू 1 यानी माइनस 60 एक्स स्क्वायर। तो अब इसको तोड़ते हैं, तो 7, तो मैं एक ही बार आप लोग बताता हूँ, 12 5 जा ये कितना होता है 60 होता है, ले आना कितना है माइनस 7, तो बड़े वाले को माइनस रख लेते हैं और छोटे वाले को प्लस रख लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 7 सॉरी 5 है 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब समझे जरा, माइनस 12 से प्लस 5 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस 7x ही आएगा, क्या आएगा माइनस 7x ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। तो अब हमारे पास दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इनमें से हमारे पास कॉमन क्या है x है, मेरे पास रिजल्ट क्या था x माइनस 12, यहाँ से कॉमन क्या मेरे पास में आएगा 5, मेरे पास क्या रिजल्ट आता है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है 1 माइनस x माइनस 12 एंड x माइनस 12, तो हमारे पास में x माइनस 12 कॉमन बाहर मैंने निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 5 हो गया इक्वल टू क्या मिलता है रिजल्ट। अब फिर से देखें आप लोग, हम लोग इसको दो टर्म मिलता है हमारे पास में x माइनस 12, ये इनके एग्जैक्टली फैक्टर हैं x माइनस 12 और दूसरा क्या है x प्लस 5, ठीक है जी, इक्वल टू ये भी 0 है, इक्वल टू ये भी 0, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 12 हो गया और x इक्वल टू एक क्या मिलेगा माइनस 5। तो मैंने कहा था मोस्टली हम लोग पॉजिटिव को लेते हैं और नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितना मिली हमें 12, x की वैल्यू कितना मिल गई 12, यानी कि ये कितना था 12 था, 12 से इसको माइनस कम कर देंगे तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या एग्जैक्टली, क्या पूछ रहा है फाइंड अदर टू, तो मैं अगर बात करता हूँ एग्जैक्टली वो b की, तो b इज इक्वल टू हाउ मच, b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर एंड p परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कह लें आप लोग, p इज इक्वल टू हमारे पास क्या था एग्जैक्टली
x minus 7, x minus 7 means 12 minus 7 is equal to 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका रिजल्ट क्या मिलता है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भाई साहब कितने हैं 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आप लोग को आई, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही सिंपल है। ये हमारा रफ था थोड़ी देर के लिए, इस पार्ट को मैंने रफली आप लोगों को समझाया कि मान हाइपोटेनस ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल एक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, इसका बेस मैंने इसको मान लिया, ये मेरा परपेंडिकुलर कहें या अल्टीट्यूड कह लें, ये हाइपोटेनस होता है। तो इसको मैंने लेट कर लिया एक्स। क्यों लेट किया एक्स, क्योंकि इसके कंपेयर किया गया, इसको कंपेयर किया गया, ठीक है। किसके लिए, अल्टीट्यूड के लिए। अल्टीट्यूड कितना कम है इससे, 7 कम है। किससे कम है, बेस से कम, तो हम बेस को लेट करेंगे। बेस को मैं लेट क्या किया, एक्स लेट कर लिया। तो रिजल्ट क्या मेरा बनता है, अल्टीट्यूड के लिए एक्स माइनस 7 होता है, क्योंकि उससे 7 कम हो रहा है। बात समझ आप लोग का। अब इसके बाद मैं राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों जो साइड्स है एग्जैक्टली इनके रिलेशनशिप को अच्छे से जस्टिफाई कौन करता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। बात समझ में आप लोगों को, ये अल्टीट्यूड कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको वैल्यू को मैंने इसको पुटअप किया यहाँ पर। इसका हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है इक्वेशन के रूप में, लास्ट हमारा इक्वेशन क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिलता है, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद सबसे सिंपलेस्ट मेथड में आने के बाद में ये हमारे पास मिलता है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि एक कह सकते हैं कि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं इसे आप। फिर हमने इसको 7x को मैंने स्प्लिट किया दो भागों में, 12 और 5 मैंने बनाया। प्रोडक्ट किसका बनाएगा, 60 और 1 को प्रोडक्ट थे इसके, तो इसके किसका प्रोडक्ट 12 और 5 प्रोडक्ट बने किसके, तो 60 यानी माइनस 60 एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, एक्स की वैल्यू दो आते हैं हमारे पास में, एक आता है हमारे पास में 12 और दूसरा आता है हमारे पास में -5। तो अगर -5 हमें, मैंने आपको कहा कि माइनस जो होता है एग्जैक्टली होते हैं उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। हालांकि जस्टिफाई ये भी करेगा, ऐसा नहीं है कि ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन हमने क्या रखना है, -12 रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने 12 से 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या मिलता है 5 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड्स मिलते हैं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आप लोग आ चुके हैं। अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, आइए चलते हैं उसकी तरफ में। कहता है अ कॉटन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। मान लीजिए कि आपके पास एक फैक्ट्री है कुछ देर की, या इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज नहीं कॉटेज है, और कोई आप पॉटरी बना रहे हैं, कोई बर्तन बना रहे हैं किसी एक दिन। अब मान लें कि एक्स पॉटरी बना रहे हैं, इट वॉज ऑब्जॉर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, ये किसी खास दिन ऑब्जॉर्व किया गया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब आप जो पॉटरी बना रहे हैं, मतलब प्रत्येक पॉटरी, मतलब ईच पॉटरी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जैक्टली वॉज क्या है भाई, 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, 3 मोर है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जितने बने हुए थे आपके पॉटरीज उसको आप डबल करें, ट्वाइस हो गया। इसके बाद उसमें 3 को ऐड कर दें, उतना एक पॉटरी का दाम है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, मतलब क्या आता है, आप पूरे दिन में जितनी पॉटरी बनाए उसके अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल, मतलब कि एक आर्टिकल का प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और टोटल आर्टिकल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस कंप्लीट डेज का प्रोडक्शन कॉस्ट मिलता है आप लोगों को, वो किसके बराबर है, ₹90 के बराबर है। Find the number of article produced and the cost of the each article. अब कितने सामान आपने बनाए, पॉटरीज बनाए, और प्रत्येक पॉटरीज के दाम क्या थे, ये निकाले, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो सब सारे बात, तो अब हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, किसी खास दिन,
तो हम लोग लेट करते हैं क्या, लेट द नंबर ऑफ पॉटरीज की चर्चा है ना, नंबर ऑफ पॉटरी ऑन दैट डे बी एक्स, कितना, एक्स महीना, तो उस दिन कितने पोर्ट्रीज को प्रोड्यूस किया गया, एक्स को। अब कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट्री इक्वल टू हाउ मच, उस दिन जितना बना था, यानी कितना बना था, एक्स बना था, इसका डबल करें मतलब कि 2x, उससे कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, उससे कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, ठीक है। ये इतना रुपीज हुआ, ये इतना रुपीज हुआ एक पॉटरी, कॉस्ट ऑफ वन पॉटरी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन पॉटरी कितना हुआ, 2x प्लस 3 रुपीज। उस दिन कितने पॉटरीज बने थे, x बने थे, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डेज, इक्वल टू क्या होगा, अब क्या होगा भाई, तो नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन, इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लें। मतलब क्या, उस दिन जितनी पॉटरीज के प्रोडक्शन हुआ और एक पॉटरीज का प्रोडक्शन का जितना कॉस्ट था, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या मतलब, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉटरीज ऑन दैट डे, ठीक है। बात समझ आप लोग आ चुकी है। अब इसमें हम सिर्फ इसको हम लोग रख देंगे इसके जगह पे और निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आप लोग का, इतना ही प्रॉब्लम था आप लोग का। अगर इतना आप लोग को आ गया, इजीली आप निकालेंगे। मतलब क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी चीज है, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो गड़बड़ होता है, इसलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में तोड़े और स्टेप बाय स्टेप में समझे, आसानी से हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन से, टोटल कॉस्ट कितना है, 90 है, कितना है, 90 रुपीज है। अब नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डेज कितना प्रोड्यूस हुआ था भाई, ये इक्वल टू किसके है, तो x हुई थी, कितना, एक का कॉस्ट है 2x प्लस 3 मीन्स 2x प्लस 3, ये रुपीज है, ध्यान रखिए, तो मैं रुपीज को इग्नोर कर रहा हूं, अभी मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख चाहूं तो आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे पास क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये कितना है, 90, इसको मैं ट्रांसपोर्ट उधर कर लेगा, मेरे पास क्या मिल जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये हमें मिला एक क्वांटिटी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को हम लोग के जो कांस्टेंट टर्म है एग्जैक्टली उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 90 माइनस में है, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 180, हमें 3 के टर्म में तोड़ना है, तो क्या लिख सकते हैं, 15 12, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते तो 180 आता। हमें क्या चाहिए, प्लस 3 चाहिए, इसको बड़ा वाले को प्लस रख देते हैं, ये बेचारे को माइनस रख देते हैं। अब जरा गौर से देखें, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 180 आ गया, माइनस 20 आया कि नहीं आया, आ गया आराम से। अब देखते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर, यहां पर मैंने क्या लिखा, 15x माइनस हाउ मच, 12x माइनस 90 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास में कॉमन क्या दिख रहा है, अरे कॉमन नहीं था, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ, इसको मैं पहले लिख देता हूँ और इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, साइन भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने माइनस डाल दिया, ये प्लस लेकर के, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, सिर्फ कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। मेरे पास क्या कॉमन दिखता है, 2x कॉमन दिख रहा है, हमारे पास यहाँ क्या बच गया, x माइनस कितना, हाउ मच, 6, यहाँ पर कितना कॉमन दिख रहा है मुझे, 15 दिख रहा है, यहाँ पर अंदर क्या बच गया, x माइनस 6 इक्वल टू हाउ मच, 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है,
x माइनस सिक्स और x माइनस सिक्स, इसको कॉमन और एक बार निकाल लेते हैं x माइनस सिक्स, तो यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ क्या बचा 15, रिजल्ट क्या मिला 0। अब आपको एज यूजुअल पता ही है सब, x माइनस सिक्स इक्वल टू 0, एक बार रख लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, अगली बार तो निकालने की जरूरत नहीं है, 2x वैसे निकाल लेता हूँ आप लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15/2, तो इसको मैंने कहा था इग्नोर करने के लिए, इसको हम लोग एक्सेप्ट करें। मतलब उस दिन कितनी पॉटरीज बनते हैं 6, हाउ मेनी पॉटरीज वर प्रोड्यूस ऑन दैट डे 6, देन कॉस्ट ऑफ द सिंगल पॉटरी विल बी हाउ मच। अब इस पे आते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आता है, ध्यान से समझें आप लोग, यहां मैं निकाल रहा हूं फिर से, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूं समझने के लिए आप लोग के लिए। 2x मीन्स 2 इंटू हाउ मच, कितना पॉटरीज बना है हमारे लिए, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 अब प्लस 3 हो जाता है, 6 टू जा कितना 12 और 3 कितना आता है 15, मतलब क्या आता है 15 रुपीज। एक दिन में कितनी पॉटरीज की, एक पॉटरीज की कॉस्ट कितनी है ₹15 है, और 6 पॉटरीज है, 15 6 जा कितना होता है 90। जरा देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड कितने हैं 6, नंबर कितने हैं भाई 6 है, और कॉस्ट कितना है, एक का है 15 है, रिजल्ट कितना आता है 19 रुपीज, 19 रुपीज देखिए जरा 90 रुपीज यहाँ भी है, 90 रुपीज है कि नहीं है, तो जस्टिफाइड हो गया पास में आप लोग को। तो ये था एग्जैक्टली 4.2, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सीखा क्या कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज या रूट को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग निकालते हैं, और बहुत आसान है, हम लोगों ने निकाला। और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग ट्राई करेंगे लास्ट में, अभी ये एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन थे इसलिए अभी तक इतना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और मैं फिर से पुराना रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें, अगर नहीं समझ में आता है वीडियोज को स्लोली देखें, इजीली देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चंस को कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ में आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बात और, घबराए नहीं सबसे पहले, और आराम से क्वेश्चंस को करें। पहले क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें, जैसे मैंने समझाया उसको समझें आप लोग, उसके बाद में क्वेश्चन को थ्रू आउट देखें, पहली बार थ्रू आउट देखें मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, इसका फिर दोबारा क्वेश्चन पे जाएं, और फिर इसका जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाएं। फिर एक बार क्या करें कि आप एक रफ पेज ले लें या रफ शीट ले लें, या आप व्हाइट बोर्ड पे यूज कर सकते हैं मेरी तरह छोटा सा, और फिर क्वेश्चंस को आप देखें, बुक में आपका गिवन है ऑलरेडी, तो और फिर उसको सॉल्व करें, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, और आप कभी भी कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इसी को कर ले, इस पैटर्न पे या इस टाइप्स के कितने भी क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए जो कर सकता हूँ कि ईच क्वेश्चन हैज लिटिल बिट वेरिएशन, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ का डिफरेंस था, लेकिन ओवरऑल हम लोग को क्या निकालना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमें क्या करना था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था, और हमें निकाले जीरोस कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनके रूट्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।